हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग देखेंगे वो है जो बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखते हैं हम लोग तो प्राचीन भारत मतलब बिहार का इतिहास हो गया, मध्यकालीन बिहार का इतिहास हो गया और आधुनिक बिहार के इतिहास की अगर बात कर दिया जाए तो जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि अभी बात हो रही है आपके रिवीजन की, तो रिवीजन में वही प्रश्नों पे बात किया जाए, वही जिक्र किया जाए जो बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बात और भी कहनी थी भाई कि सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना। और ये बात सही है। गीता में कहा गया है कर्म ही सब कुछ है। तो कर्म पे जो लोग कर्म को अपना ईश्वर और भगवान मानते हैं वही सफलता को हासिल करते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ से प्रश्न अगर आप बना रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कहता है यहाँ पे कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य मतलब नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। कहता है कि साम्राज्य और उसकी राजधानी बताइए और इसमें से उस मतलब ऑप्शन को चुनिए जो गलत जोड़े में है। तो देखिए मौर्य वंश की अगर बात करी जाए तो मौर्य का राजधानी पाटलिपुत्र होता है, ये सही है। अगर पांड्य की बात की जाए तो मदुरई, ये भी सही है। अगर काकतीय की बात कर दिया जाए तो वारंगल, ये भी सही हो जाता है। लेकिन इसमें गलत कौन है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर पूछा जा सकता है कि भाई कौन है। अगर पल्लव की बात कर दिया जाए तो पल्लव का राजधानी क्या हो जाएगा? तो ये देखिए कांची हो जाता है। कांची बोलिए या कांचीपुरम बोलिए, बात बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर बात कर दिया कि भाई इसका संस्थापक कौन होता है तो संस्थापक कौन हो जाएगा? तो देखिए इसका नाम है सिंह विष्णु, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, सिंह विष्णु इसका संस्थापक हो जाता है। अगर पूछा जाए देखिए कि भारवी के द्वारा लिखा गया इसी के समय में एक संस्कृत का ग्रंथ था, ठीक है। भारवी के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत का ग्रंथ था जिसका नाम था किरातार्जुनियम, ठीक है। इसका नाम था किरातार्जुनियम। पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि यह किस भाषा का महाकाव्य था। तो याद रखेंगे ये है संस्कृत भाषा का, ठीक है। किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का। तो आप लोगों ने देखा कि मौर्य वंश की अगर संस्थापक की बात कर दी जाए तो कौन हो जाते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे सभी की राजधानी सही है, लेकिन आंसर आपका क्या है? इसका आंसर सी गलत है, क्योंकि पल्लव की राजधानी क्या हो जाता है? कांची हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे तो आप लोग देख रहे होंगे, और ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। देखिए मगध पे सबसे पहले किसने राज्य किया और किसके बाद किसने राज किया, यहाँ से बीपीएससी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए अगर मगध की अगर बात हम लोग करेंगे तो मगध की अगर बात करें तो देखिएगा सबसे पहला पुराणों के अनुसार अगर बात करें, जिक्र कर दे, अगर उसके सोर्स को ले ले, अगर उसके संदर्भ को ले दे तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे बृहद्रथ एक वंश होता है, ठीक है, जिसके प्रतापी सम्राट के रूप में आप जरासंध को देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इतिहास में इसका जिक्र नहीं किया गया है, इसीलिए ये जो सूचना है इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सटीक नहीं माना जाता। लेकिन मगध पे जो प्रथम जो साम्राज्य था वो कौन होता है जो यहाँ पे लिखा गया है? ये हो जाता है आपका हर्यक हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर आपका सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। हर्यक के बाद हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश हो जाता है, और शिशुनाग के बाद नंद हो जाएगा, और नंद के बाद अगर बात की जाए तो मौर्य हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो हर्यक वंश का संस्थापक आपको बिंबिसार होते हैं, और बिंबिसार के बारे में अगर बात किया जाए तो हर्यक वंश माने हर्यक वंश के जो संस्थापक है, और हर्यक वंश को बहुत ही ज़्यादा विस्तार और प्रगाढ़ जो रूप दिया यही बिंबिसार ने दिया। और बिंबिसार ने इसका समझिए कि साम्राज्य को काफ़ी मजबूत और काफ़ी फैलाया। उसके पीछे कारण था उनका वैवाहिक संबंध भी था,
ठीक है। अगर बात हम लोग करें कि हर्यक वंश का एक सम्राट था जिसको पितृहंता के नाम से जानते हैं, उनका नाम था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने ही राजगृह और गिरिब्रज की अगर बात कर दी जाए तो वहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। बात होता है अगर शिशुनाग वंश का, तो देखिएगा यहीं पे कालाशोक नामक एक सम्राट होते हैं जिन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराते हैं। लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट की अगर बात कर दी जाए यहाँ पे, तो देखिएगा यहीं नंद वंश का जो अंतिम सम्राट होते हैं जिनका नाम होता है घनानंद, और कहा जाता है कि सिकंदर महान के यही समकालीन होते हैं। इसी घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। और इसी में मौर्य साम्राज्य की अगर देखा जाए तो यहीं पे सबसे प्रतापी और सबसे समझिए कि जो जिसे महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, अशोक सम्राट का जिक्र आता है। और यहीं मौर्य जो है जहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में और किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे, चाहे यूपीएससी में देखेंगे, अगर मौर्य आपने पढ़ा है अच्छा से तो समझिए कि क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। तो मौर्य के जो अशोक सम्राट हैं, जो आप देखिए प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे तो अशोक को महान के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं तो मेडिवल इंडिया में अकबर को महान कहा जाता है। देखिए किसी भी सम्राट को अकबर मतलब महान कहने के पीछे उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो समाज के प्रति जो नज़रिया है, ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तब देखिएगा अशोक सम्राट ने ही अगर बात कर दिया जाए तो अशोक सम्राट ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराते हैं। कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र में कराते हैं। और चौथा की अगर बात कर दिया जाए तो कनिष्क को होते हैं, जो कुंडलवन की बात कर दी जाए कश्मीर में उन्होंने चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन कराते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम बोल ही देते हैं ताकि आपको रिवाइज ही तो करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग तीसरा देखते हैं। देखिए तीसरा कहता है कि बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी। किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का, और आपने फिल्म भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कर दिया जाए तो इनका जो शासनकाल होता है ये होता है 1296 से लेकर के 1316 तक होता है। ठीक है, और देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक नीति होता है रक्त और तलवार की नीति होता है। अगर बात कर दें कि हम लोग रक्त और लौह की नीति किसका है, तो ये देखिए इसका संबंध आपको बलबन से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इनकी महत्वाकांक्षा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनके सिकंदर ईशानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बारे में देखा जाए तो देखिएगा इनका जो बाजार नीति है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहता है। कहा जाता है कि अधिकतर उन्होंने खालसा ज़मीन को क्या कर दिया, मतलब समझिए कि मिला लिया, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी कि अमीरों को कमज़ोर करने का काम किया उन्होंने। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिएगा जैसे में खिलजी वंश का जो संस्थापक है, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हो जाते हैं, जो खिलजी वंश का क्या करते हैं, संस्थापक होते हैं। देखिएगा खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के भी नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्रांति बहुत बड़ी बात होती है। क्रांति का मतलब होता है आमूलचूल परिवर्तन होता है। ठीक है, क्रांति का मतलब क्या होता है, आमूलचूल परिवर्तन होता है। और कहा जाता है कि इन्हीं के समय में देखिएगा लगभग 2000 मंगोल जब दिल्ली आ गए तो दिल्ली में ही बस गए, और उस जगह को, उस एरिया को मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। अगर आज भी आप दिल्ली में जाइएगा तो एरिया आपको मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। देखिए इल्तुतमिश के बारे में अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो पूछा जाता है आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, उसकी बात करेंगे। इन्होंने चालीसा दल की स्थापना किया था। इन्होंने चालीसा दल की स्थापना किया था। ठीक है, और इसी चालीसा दल को बलबन ने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया, बलबन ने ख़त्म कर दिया। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर दिल्ली सुल्तानों में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला, सबसे ज़्यादा दिमाग वाला आदमी की अगर बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाते हैं। यही मोहम्मद बिन तुगलक हो जाते हैं। लेकिन इनका सारा जो योजना है फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने अमीर ए कोही नामक एक कृषि विभाग का स्थापना करते हैं। ठीक है, इसका नाम रहता है अमीर ए कोही। अमीर ए कोही जो है इसकी संस्थापक ये होते हैं, और ये कृषि विभाग से संबंधित होता है। ठीक है, क्या होता है, कृषि विभाग से संबंधित होता है। तो ये सब याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
चौथा नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। देखिए चौथा नंबर सवाल कहता है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था भाई? 4 नंबर सवाल है। कहता है कि बताइए कौन हो जाता है। तो देखिएगा अगर वास्तविकता की बात किया जाए तो ये हो जाते हैं अल्बुकर्क। आंसर क्या हो जाएगा? 4 का बी हो जाता है। ठीक है। अगर देखेंगे कि हम लोग के भारत में सबसे पहला कौन, मतलब जो यूरोपियन होते हैं जो आते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहला क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन हो जाता है? पुर्तगाल हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपको डच हो जाते हैं, उसके बाद देखिएगा अंग्रेज हो जाते हैं, उसके बाद देखिएगा डेनिश हो जाते हैं, और उसके बाद की अगर बात करें तो देखिएगा ये फ्रांसीस हो जाते हैं। ठीक है, ये क्रम में भी कभी कभी बीपीएससी प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसे याद रखेंगे। और बात हम लोग कर दें कि भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो ये देखिए अल्बुकर्क नाम हो जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि पहला पुर्तगाली भारत में कौन आया था, तो देखिएगा ये वास्को डिगामा हो जाते हैं। पहला यही आते हैं भारत में, और ये केरल के तट पे आते हैं जहाँ पे एक सम्राट रहते हैं जिनका नाम रहता है जमोरिन। उन्होंने ही इसका स्वागत करते हैं, और भारत से ये काली मिर्च का व्यापार करते हैं। किसका? तो काली मिर्च का व्यापार करते हैं। और जब ये चले जाते हैं यूरोप में, ये सामग्री को लेके जाते हैं, तो कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पे 60 गुना भाव में क्या किया था? बेचा था। और यही वजह था कि सारे यूरोपियन व्यापार के लिए ललायत हो गए यहाँ पे भारत में। अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जिस तरीके से अरब वालों ने इनको मतलब कंट्रोल कर दिया, रोक दिया, उनका संबंध टूट गया, तभी यही वजह था कि उन्होंने भौगोलिक खोज करते करते समुद्र के रास्ते होते हुए ये भारत पहुंचते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिएगा हिंद महासागर पे सबसे जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अगर देखा जाए तो अधिकार अरब वासियों का होता है, लेकिन ये पुर्तगाली समझ जाते हैं कि जब तक हम हिंद थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चलें, क्योंकि भाई डिस्कशन में ये हो जाएगा, क्योंकि लंबा हो जाता है तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। अभी आपका रिवीजन का क्लास है तो रिवीजन की तरह ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये वास्को डिगामा ये हो जाते हैं, और ये अगर बात कर दिया तो कौन हो जाते हैं? अल्बुकर्क हो जाते हैं। ठीक है, देखिएगा भारत में प्रथम गवर्नर की अगर बात कर दी जाए, यहाँ पे प्रथम गवर्नर की बात कर दी जाए तो देखिएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए बहादुर शाह, कहता है कि बहादुर शाह जफ़र की बात है यहाँ पे। कहता है कि बहादुर शाह जफ़र कौन था भाई? तो देखिए ये बहादुर शाह जफ़र वही होते हैं जो मुग़ल वंश के अंतिम बादशाह होते हैं। कौन? अंतिम मुग़ल शासक हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देखिएगा अगर बात करें तो 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जितने भी हमारे भारत के जो सेना होते हैं उन्होंने ही इनको अपना नेता बना लिया। वजह इसके पीछे अगर हम देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी भी उस समय की अगर बात है तो अभी भी हमारे समाज और हमारे जनमानस में मुग़ल बादशाहों की सम्मान जो थी बहुत ही ज़्यादा थी। और यही वजह था कि उस जितने भी सेना थे, जितने भी राजपूतों की एक टोली थी, जितने भी राजपूत लोग और कह सकते हैं कि जो ज़मींदार थे जिनकी अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकार छीन लिए गए थे, वो सब इकट्ठा हो गए मुग़ल बादशाह के छत्र छाया में, और उनको क्या कर दिया? नेतृत्व संभालने के लिए दे दिया। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो देखिए कहता है यहाँ पे कहता है कि बहादुर शाह जो जफ़र हैं वो कौन हो जाते हैं? तो अंतिम मुग़ल शासक हो जाते हैं। कौन होते हैं? अंतिम मुग़ल शासक होते हैं। और एक बात बताया जाए यहाँ पे देखिएगा, इनको अंग्रेज रंगून भेज देते हैं और कहा जाता है, और इनका शायरी भी बहुत मतलब समझिए कि फेमस है, और कहा जाता है कि 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका शायरी जो पढ़ेंगे कि नशे भी नहीं हुआ हमारे भारत का जो मिट्टी, वही वाली बात है, बहुत ही प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ भाई? 6 नंबर सवाल कहता है कि बताइए भारतीय संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान की अगर बात कर दें यहाँ पे तो देखिएगा कब लागू होता है? तो देखिए 26 जनवरी 1900 क्या हो जाता है? 50 हो जाता है, याद रखेंगे। और इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस भी मनाई जाती है, इसे याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान को कितने सालों और कितने वर्षों में लिखा गया, तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा इसकी अगर बात हो जाए तो इसमें समय काल की जो बात है ना यहाँ पे,
उसमें देखिए कहता है यहाँ पे कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में संविधान को लिखा गया था। ठीक है, कितना? तो देखिएगा 2 वर्ष होता है, 11 माह हो जाएगा और 18 दिन होता है। इतने दिनों में क्या किया गया था? संविधान को तैयार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान क्या हुआ? लागू होता है और इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाई जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे कि भाई बताइए कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था, तो अंगीकार की बात अगर हो तो 26 नवंबर 1949 हो जाता है। इसे याद रखेंगे, ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। गर्मी की वजह से आदमी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 70 बीपीसी के लिए क्लास आपको प्रारंभ हो जा रही है, आपको 5 अक्टूबर से। ठीक है, एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है 70 बीपीसी के लिए, और इसमें वहीं बच्चों का एडमिशन होगा जो एकदम सीरियस होंगे, और एक छोटा सा टेस्ट है, उसको देने के बाद उन पे बात किया जाएगा। क्योंकि बात यह है कि भीड़ लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और हम लोग सही बात है अगर देखते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में कोई दिखावटी, सजावटी और बनावटी कुछ भी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ से 100% रिजल्ट की चांसेस ज़्यादा बनता है। अगर कभी कोई यहाँ पे अगर कभी आप आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये देखिएगा, ये इतना मतलब समझिए कितना गर्मी और इतना पसीना हो रहा है, फिर भी मतलब समझिए कि ये सारा व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने 67 की अगर बात करें तो देखेंगे बहुत सारा आज ही डिसीजन हुआ है कि भाई केस को डिसमिस कर दिया गया है। ठीक है, देखते हो सकता है कि शाम तक या कल तक रिजल्ट आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमने जिन लोगों को अपना मेन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है तो संभावना ज़्यादा बनती है रिजल्ट आने का, और बड़ा खुशी की बात रहेगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे इसके बारे में। तो देखिए ये जो नई जो क्लास हो रही है 70 बीपीसी के बारे में बात करेंगे, तो ये क्लास स्टार्ट आपको हो जाएगा 5 अक्टूबर से हो जाएगा, प्रारंभ होता है। ठीक है, पीटी और मेंस होगा और एसए भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप नए हैं या ये भी हो सकता है कि आप 5 साल से या बहुत वक्त से आप यहाँ रह रहे हैं, आपका पीटी नहीं हो रहा है, आपका मेंस नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सही अगर रियल बताएं तो देखिएगा हम सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे बिहार में कि लड़का के करियर के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। हम अधिकतर देखते हैं, हम लोग जब दिल्ली में हम स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे जो एकदम ईमानदारी के साथ वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन अगर अभी देखेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी बच्चा गया डायरेक्ट एडमिशन ले लेता है, पैसे से मतलब होता है, रिजल्ट हो या ना हो। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमने अगर बात करें तो बिल्कुल हम लोग भी अभी एग्ज़ाम ही देते हैं, तो 7 मेरे स्टूडेंट रहे हैं, तो मैंने उसमें देखिए कितना स्टूडेंट का, और मैंने 7 को ही मेंस भी पढ़ाया था। अब ये देखना है कि उसमें कितना रिजल्ट आता है। अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट रहा तो वाकई में 100% रिजल्ट जो पूरे बिहार में, पटना में कोई नहीं देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ अगर बात करें तो सिर्फ सटीक गाइडलाइन, और सबसे ज़रूरी होता है मेंस क्या होता है? लेखन। जिसे लिखना आता है, जिसे लेखन कला में माहिर होते हैं, वही लोग समझिए कि अब के समय में मेंस फाइट करेंगे। और सबसे ज़रूरी ये होता है कि अगर कहा जाए कि भाई आप कम से कम अपने बारे में लिखिए, तभी लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप लिखते कैसे हैं, कैसे लिखा जाएगा, ये सारा का सारा टेक्निक जो है यहाँ पे सिखाया जाएगा। और सबसे ज़रूरी ये भी होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, ये भी ज़रूरी होता है। पढ़ने के लिए तो सब लोग पढ़ते हैं, 2.5 लाख लड़का एप्लीकेशन फॉर्म डालता है, सब पढ़ रहा होता है, सब तैयारी कर रहा होता है, लेकिन सीट का 10 गुना ही रिजल्ट अगर देता है तो उसी का क्यों मतलब रिजल्ट होता है, इसके पीछे का जो मेथड है इसको भी समझना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, देखिए यहाँ पे कहता है 7 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पे कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित, कहता है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है भाई? 7 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर आपको ए हो जाता है, गोलकनाथ। कहता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, कौन सा? तो ये हो जाता है 1967 हो जाता है। देखिए अगर बात कर दे तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि 368 के अनुसार कोई भी
यानी कि संसद भी अगर चाहे तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकता। ठीक है, क्या कर सकता है, इसमें संशोधन क्या करेगा, नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि 44वां संविधान संशोधन जब आया, 44वां संशोधन जब आया, तब उसने कहा कि मूल अधिकार में यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। कहता है कि संबंधित किससे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कहता है यहाँ पे बताइए कि ग्राम राज्य के माध्यम से, कहता है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। 8 नंबर क्या हो जाएगा, तो ये कौन कह सकते हैं, सोच के देखिएगा। महात्मा गांधी के अलावा कौन कह सकते हैं, तो देखिए ये महात्मा गांधी आंसर हो जाता है। एक बात और भी बता दूं आपको, महात्मा गांधी हमेशा पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय शासन व्यवस्था के पक्ष में थे, हमेशा। तो उन्होंने सबसे पहले अगर ये बात कहा तो देखिएगा, इसी को लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में समझिए कि हमेशा समझिए कि क्या बोलते हैं कि विचारों में मतभेद हो जाता था। एक तरफ गांधी चाहते थे कि भारत में ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है उसको लागू करना चाहिए। ठीक है, पंचायती राज का व्यवस्था कर देना चाहिए ताकि ग्राम एक ही जगह सिमट करके अपना विकास कर सके। लेकिन अंबेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। अंबेडकर चाहते थे कि ग्रामीण लोगों का सामरिक विकास हो, यानी कि चारों तरफ से उसका विकास होना चाहिए, और कम से कम जो सारी सुविधा शहर में मिलती है वो सारा का सारा सुविधा ग्रामीण वालों को भी मिलना चाहिए। और यही वजह होता है कि उनका ये भी मानना था कि नहीं, शहरीकरण भी होना चाहिए। और देखिएगा अभी की अगर बात कर दी जाए तो 16 कुछ % आपको शहरीकरण हो गया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो 11.3% 2011 के अनुसार शहरीकरण था। लेकिन क्या है कि गांव के लोग क्या करते हैं, अभी पटना में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे तो देखिएगा सबसे ज़्यादा यानी कि 80% 75% से कहीं ज़्यादा ग्राम के ही लड़के यहाँ पे आकर के अपना पढ़ाई करते हैं। तब देखिएगा, तब बार बार पूछते थे संविधान सभा में जाकर के महात्मा गांधी अंबेडकर से, क्या अंबेडकर आपने पंचायती राज का जिक्र किया है अपने संविधान में। तो उनको लगा कि नहीं, इनका भी बात मान लेना चाहिए। तब क्या होता है ना कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका जिक्र कर दिया। इसलिए देखिएगा अनुच्छेद जो है ये 40 में पंचायती राज स्वशासन का क्या किया गया, जिक्र किया गया। ठीक है, तो 73 अगर संविधान संशोधन की बात करेंगे तो उसमें भी पंचायती राज की बात आती है। ठीक है, और सबसे पहले अगर देखेंगे हम लोग पंचायती राज अगर भारत के कहाँ पे इसको लागू किया गया था, तो देखिएगा ये जो चोल जो साम्राज्य है, चोल साम्राज्य की अगर बात कर दी जाए तो यहीं पे पहला आपको स्थानीय स्वशासन का सरकार मिलता है। अगर यहाँ पे देखेंगे आप G20 अगर देखे होंगे तो G20 में आप देखेंगे एक नटराज का काष्ठ मूर्ति लगाया गया है। ठीक है, तो यही चोल कला का बनाया हुआ वो मूर्ति है, नटराज की मूर्ति। किसके द्वारा, तो यही देखिएगा चोल कला का वो सबसे खूबसूरत काष्ठ वहाँ पे कला है। ठीक है, तब देखिएगा अंबेडकर ने क्या किया कि अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसे लागू कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि अगर राज्य को लगे कि यहाँ पे इसकी आवश्यकता है तो उसे लागू करे, अगर ना चाहे तो उसे लागू ना करे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, यहाँ पे कहता है कि सरकार के, देखिए कहता है कि सरकार के राष्ट्रीय प्रणाली के, कहता है कि राष्ट्रीय प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन है भाई। 9 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए विधानमंडल के किसी भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 9 की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाता है, विधानमंडल के किसी भी सदस्य नहीं होते हैं, सरकार के राष्ट्रीय प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है। 10 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए मूल अपीलीय और परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र जो है ये प्राप्त होता है भारत के सुप्रीम कोर्ट को, ये प्राप्त हो जाता है। 10 नंबर सवाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, ये इसे प्राप्त हो जाता है। अच्छा अगर देखेंगे हम लोग अभी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सदस्यों की संख्या अगर देखेंगे हम लोग तो देखिएगा ये आपको हो गया 31 से बढ़ कर के 34 हो गया है, याद रखिएगा।
अब पहले 31 था और 31 से बढ़ करके कितना हो गया, 14 न्यायाधीश हो गया है। अगर बात करने हम लोग तो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 32 हो जाता है वर्तमान में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहता है कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा का, कहता है कि अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित करती है। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभिव्यक्ति कहता है कि अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप से निरूपित कौन सा करता है, तो देखिए पंचायत के लिए, कहता है कि पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को यहाँ पे किया गया है। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अब पंचायती राज व्यवस्था से किसी भी बीपीएससी में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पंचायती राज व्यवस्था का अगर रिवाइज नहीं किए हैं तो जल्दी फटाफट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी 4-5 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अभी देखिएगा कभी कभी कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सारा प्रश्न पूछ देता है, और यहाँ तक कि एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया था। हम लोग इंटरव्यू गए थे तो डायरेक्ट पंचायती राज से भी प्रश्न पूछ देता है। इसलिए देखिएगा पीटी, मेन और इंटरव्यू, ये पंचायती राज व्यवस्था हमेशा से आपके लिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है। कहता है किस निर्देश के अंतर्गत क्या किया गया है, तो शुरू किया गया है। क्या हो जाएगा, तो देखिए 12 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है आपको 40। देखिए पंचायती राज प्रणाली का जो जिक्र है, और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, तो अनुच्छेद 40 में जिक्र किया गया है। किस में, तो 40 में जिक्र किया गया है। अगर देखते हैं हम लोग कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51 के मध्य में है, 36 से 51। और आपको मैं बता दूं 36 से लेकर के 51 में कितने आर्टिकल में क्या क्या बातें लिखी गई है, क्या क्या है, इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर बात यहाँ पे देखा जाए तो 1 से लेकर के अगर आपने 50 तक, 51 तक आपने आर्टिकल को रट लिया है तो यहीं से अधिकतर प्रश्न आपको लड़ते हैं। ठीक है, कितना से, तो 1 से 50 तक की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा सबसे ज़्यादा आर्टिकल जो है बीपीएससी ने अभी तक यही पूछा है। आपको बता देते हैं, अगर अभी भी टाइम है तो क्या करिए ना कि आधे घंटे में आपका हो जाएगा। 1 से लेकर के 50 तक जो आर्टिकल है 5 बार रिवाइज करिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपको कितना हो जाता है, 36 से 51 हो जाएगा। अगर बात कर दें हम लोग कि फंडामेंटल राइट्स का कब कितना से कितना में है, तो 12 से 35 है। और 12 से 35 भी याद करना बहुत आसान है, 12 से 35। और देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से, और सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से, यहाँ से पूछता है। और थोड़ा सा और भी देखना चाहे तो राष्ट्रपति से संबंधित और राज्यपाल से संबंधित आप कर लीजिए, और आप थोड़ा सा संविधान संशोधन कर लीजिएगा, कुछ इक्का दुक्का कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने जो इम्पोर्टेंट मतलब समझिए कि जो आर्टिकल है मैंने आपको बताया, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जितना भी एमसीक्यू था मैंने उसको करा दिया। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, एकदम 100% बन जाएगा, ग्रांटेड है, एकदम बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कहता है यहाँ पे कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी भाई, किस समिति ने की थी, तो 13 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कोठारी समिति होता है, ये कोठारी समिति इसी ने किया था। और कोठारी समिति की अगर बात कर दिया है तो ये कब किया था, तो देखिएगा 1964 में इसने किया था। कोठारी समिति ने जो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किया था, कब किया था, तो देखिए 1964 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा कब किया था, तो देखिएगा ये होता है 1964 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, कौन सा, तो कोठारी समिति हो जाता है। देखिए 1968 की अगर बात कर दिया जाए तो 1968 की अगर बात कर देते हैं यहाँ पे 1968 में, तो देखिएगा 1968 में त्रिभाषा फार्मूला पहली बार तैयार किया गया था। ठीक है, पहली बार तैयार किया गया था यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा, और इसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं।
किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। ठीक है, 14 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए कहता है ये अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। 14 का क्या हो जाएगा? तो देखिए सॉरी, ये 14 का आपका बी हो जाता है, पुडुचेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाता है? 14 का क्या हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाता है। और यही भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं? किसमें? तो पुडुचेरी में हो जाता है। ठीक है, पुडुचेरी में। ठीक है, कहता है कि उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले से सीमा नहीं साझा करती है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, कहता है कि कौन सा पर्वत, बताइए यहाँ पे, कहता है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? कहता है कि हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन सा हो जाता है? तो ये देखिए अरावली हो जाता है। यह हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो अरावली जो होता है यहाँ पे संसार का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। संसार का सबसे प्राचीन श्रृंखला हो जाता है। ठीक है, अगर बात कर दे तो कहाँ यह अवस्थित है? तो देखिएगा यह राजस्थान में है। अगर आप लोगों ने कभी एक मूवी देखा होगा जिसका नाम है गुरु शिखर, आप जरूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मूवी है हॉलीवुड का। उसी गुरु शिखर की कहानी वो बता रहा है, हीरो हीरोइन कैसे उस पर चढ़ते हैं, क्या घटना घटती है, वो गजब ज़बरदस्त है। तो हम लोग जब दिल्ली थे तब हम लोगों ने देखा था और मेरे टीचर ही बोले थे। अगर बात करते हम लोग तो महेश बड़वाल थे, तो ज्योग्राफी के, तो वो भी बताए हुए थे। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे, तो ये श्रृंखला का अंग नहीं है, तो क्या हो जाता है? अरावली हो जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यही जो गुरु शिखर है माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, क्या हो जाता है? सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है इसका यहीं पे होता है गुरु शिखर, और गुरु शिखर नाम का ही एक मूवी है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 16 नंबर सवाल है। देखिए 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नदी ज्वार नद मुख एस्चुरी बनाती है? 16 नंबर क्या हो जाता है? कौन बनाती है? तो देखिए ये नर्मदा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो नर्मदा एस्चुरी बनाती है, नर्मदा। ठीक है, और देखिएगा इसके साथ अगर और भी बात कर दिया जाए तो देखिए ये साबरमती नदी हो जाता है। कौन सा? साबरमती। और उसके बाद अगर बात कर दी जाए तो ताप्ती नदी भी हो जाता है। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जो है वो आपको ज्वार नद मुख एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे कहता है 17 कहता है कि मध्य भारत टीका किसका उत्पाद है? कहता है कि मध्य भारत टीका किसका उत्पाद है भाई? तो 17 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये आंसर आपका बी हो जाता है। कौन सा? तो देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन हो जाता है। कौन सा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन हो जाता है। इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र, क्या कहता है? भिलाई इस्पात जो संयंत्र है, संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो क्या हो जाएगा? तो देखिए रूस के मदद से होता है। किसका? रूस के मदद से, यानी कि सोवियत संघ के मदद से। देखिए अगर बात होता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है भाई, तो कहाँ पे हो जाएगा? तो ये देखिए छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में ये हो जाता है। पूछा जा सकता है कि बताइए भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो कब होता है? तो 1955 में होता है। पूछा जा सकता है कि भिलाई संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से होता है? ये तो ये हो जाएगा आपको सोवियत संघ की सहायता से। ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से, और आपका पहला जो मित्र था यही था, रशिया ही था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना, कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है भाई? 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? कहता है कि नागार्जुन सागर परियोजना बताइए किस नदी पर है? तो देखिए कृष्णा नदी पर हो जाता है। कौन सा? कृष्णा नदी पर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा नागार्जुनी सागर बांध हो जाता है। कौन सा? तो देखिएगा यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध हो जाता है। ठीक है, और यह कृष्णा नदी पर है। अगर बात कर दे तो यह आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश हो जाता है। आंध्र प्रदेश में अगर बात कर देते हैं इसकी कब हुई थी स्थापना की बात अगर देखा जाए तो इसका लगभग
1955 के अराउंड में हुआ था, 1955 और शायद 67 में ही इसका ये होता है स्थापना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 20 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 20 नंबर सवाल कहता है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है भाई। ठीक है, 20 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए ये होता है आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, अगर बात करें यहाँ पे तो गर्मी इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कहते हैं कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रत्यक्ष कर हो जाता है। देखिए प्रत्यक्ष कर की अगर बात कर दिया जाए तो पूछा जाता है कि बताइए इसमें कौन कौन सा कर आता है, तो देखिएगा ये हो जाता है आपका आयकर हो जाएगा। कौन सा, आयकर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो देखिएगा निगम कर हो जाता है, संपत्ति कर हो जाता है। कौन सा, तो निगम कर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो संपत्ति कर हो जाता है, संपत्ति कर। अगर बात करें हम लोग तो उपहार कर भी आ जाता है, व्यय कर भी आ जाता है। कौन सा, तो देखिएगा उपहार कर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो व्यय कर हो जाता है। और बात करेंगे तो देखिएगा स्टेट जो होता है वो भी कर हो जाएगा इसमें। इसलिए कहता है कि भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत कौन सा है, यही पूछ रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ए आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, देखिए कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। बताइए 21 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है भाई जो मात्र 4 वर्ष तक ही रही थी। 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये होता है आपका 5वां। कौन सा, तो 5वां पंचवर्षीय योजना हो जाता है। अगर इसका हम लोग बात करेंगे तो देखिएगा ये जो होता है 1974 से लेकर के 1978 तक होता है। ठीक है, 74 और 4 78, ये 4 साल का ही 5वीं पंचवर्षीय योजना होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें बात कर दिया जाता है, इस समय भारत का जो प्रधानमंत्री था भाई कौन था, तो देखिएगा इस समय इंदिरा गांधी थी। कौन सा, इंदिरा गांधी। और याद रखेंगे कि अगर सत्ता पे कोई महिला बैठ गई, या तो भारत का मतलब समझिए प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो देखिएगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा विकास होता है, ज़बरदस्त विकास होता है। क्योंकि उस महिला को जाति धर्म इस सब चीज़ से मतलब नहीं होता, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। और देखिएगा जो काम औरतें कर देती है वो मर्दों के वश में बात नहीं होता है। वो लोग जस्ट मैनेजमेंट की अगर बात कर दी जाए तो उसमें लोग माहिर होती हैं। और लेकिन भारत में इंदिरा गांधी जो कर गई वो भारत के इतिहास में किसी भी मुख्य प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और उसी समय इस पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो देखिएगा इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था गरीबी हटाओ। क्या नारा था, गरीबी हटाओ। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा दें ना लड़कियां, थोड़ा सा दिमाग लगा दें तो तुरंत किसी भी मंजिल को हासिल कर लेती हैं। दिमाग किसके पास नहीं है भाई, गुस्साइएगा नहीं। दिमाग देखिएगा लड़कों के पास दिमाग नहीं होता है, लड़कियों के पास तो इतना दिमाग होता है कि उनका दिमाग दिल में भी होता है। हर चीज़ को सोच के, हर चीज़ को प्लान के अनुसार वो काम करती हैं। हमारे यहाँ अगर देखेंगे तो 67 में अधिकतर रिजल्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिजल्ट आपका लड़कियाँ ही देगी यहाँ पे। और वाकई में वो काफ़ी चीज़ को समझती हैं, अगर मैच्योर्ड हैं तो वाकई में है उनमें दम, काफ़ी दम है। लड़कों के पास टेंशन भी तो बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 22 नंबर की महालनोबिस मॉडल का, कहता है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है। कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है, तो 22 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये दूसरा पंचवर्षीय योजना होता है। कौन सा, दूसरा पंचवर्षीय योजना होता है। देखिए रात में भी इतना ज़्यादा गर्मी था, आज भी इतना ज़्यादा गर्मी है कि महा मैराथन हमको चलाना था लगातार 2-2 घंटे का। कहता है कि महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ है, तो आंसर क्या हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बी आंसर हो जाएगा। अगर देखते हैं हम लोग जैसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1956 से लेकर के 1961 तक का समय ये रहता है।
ठीक है। और ये जो मॉडल तैयार करते हैं कौन, महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि पहला पंचवर्षीय योजना, जैसे ये पहला पंचवर्षीय योजना हो गया, पहला पंचवर्षीय योजना की अगर बात कर दे तो 1951 से लेकर के 56 तक माना जाता है। कब, 1951 से 56। इस मॉडल को बार बार बीपीएससी ने पूछा है कि बताइए पहला मॉडल किसने मतलब लागू हुआ, तो देखिएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल कहा जाता है, हेरोल्ड डोमर मॉडल। जैसे बात करेंगे यहाँ पे तो देखिएगा ये होता है हेरोल्ड डोमर मॉडल जो है ना, ये कहा जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि हेरोल्ड डोमर मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है, तो आपका पहला हो जाएगा। अब महालनोबिस का अगर पूछ दिया जाए तो आपका दूसरा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा है 23 नंबर सवाल है, कहता है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है भाई। यहाँ पे प्रश्न है 23 नंबर सवाल की बात करें तो भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली की प्रबंधकर्ता कौन हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा, तो 23 का देखिए बी हो जाता है, भारत रिजर्व बैंक, आरबीआई हो जाता है। कौन हो जाएगा, तो आरबीआई हो जाएगा। और देखिएगा अगर बात कर लें हम लोग यहाँ पे आरबीआई के बारे में, तो देखिएगा ये 1934 अधिनियम के अंतर्गत इसका स्थापना 1934 एक्ट के तहत इसका स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना की बात कर दे तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा भाई 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और देखिएगा याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि इतनी बड़ी, यानी कि बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को, और आरबीआई को स्थापित करने में जो सबसे बड़ा ब्रेन था वो बी.आर. अम्बेडकर का रहा है। किसका, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का रहा है। और यहाँ पे देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि 1948, देख लीजिए थोड़ा सा, 1948 से अधिनियम के तहत कहता है 1 जनवरी 1949 को, कब होता है, 1 जनवरी बात करें 1949 जो है क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। क्या होता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। और इसलिए भारत के रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर सवाल कहता है कि प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 24 नंबर सवाल कहता है कि बताइए 23 दिसंबर को, कब, तो 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए ये चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं। क्या नाम रहते हैं, चौधरी चरण सिंह रहते हैं, ठीक है। ये प्रधानमंत्री रहते हैं। और बात यहाँ पे कर दिया जाए तो ये देखिएगा ये जनता पार्टी से इनका संबंध होता है। किससे, तो जनता पार्टी से। अगर बात कर दें हम लोग, पूछा जा सकता है कि बताइए इनका संबंध किस पार्टी से रहा है, तो देखिए ये जनता पार्टी से रहा है संबंध, जनता दल या जनता पार्टी कह सकते हैं आप, ठीक है। इनकी अगर जन्म की बात कर दिया जाए यहाँ पे तो देखिएगा ये 22 दिसंबर 1902 ईस्वी को होता है। कब होता है, 1902 ईस्वी को होता है। और 29 मई 1987 को, कब, तो देखिएगा ये 29 मई 1987 को क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है। किसका, चौधरी चरण सिंह का, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। 25 नंबर क्या हो जाएगा, बताइए किस व्यक्ति के, तो क्या हो जाएंगे, तो ये देखिए बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम रहता है इनका, अटल बिहारी वाजपेयी इनका नाम रहता है। अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा ये 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। कब, तो 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी कहा जाए, इन्हीं के समय में कारगिल युद्ध हो जाता है। कब होता है, तो 1999 में हो जाता है। 1999 में इन्हीं के समय में क्या होता है, कारगिल युद्ध हो जाता है, ठीक है। और ये भारत के 3 बार क्या होते हैं, 3 बार ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और इन्हीं के कहा जाता है कि सुशासन दिवस के रूप में इन्हीं की जयंती को मनाया जाता है। ये बहुत ही वीवीआई आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाता है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। कहता है कि अशोक ने, ये देखिएगा, कहता है कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है।
26 नंबर सवाल देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो देखिए ये ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा, तो ब्राह्मी लिपि हो जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को मतलब राष्ट्रीय लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। अगर बात करें तो इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो देखिए इसका नाम रहता है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम रहता है, जेम्स प्रिंसेप नाम रहता है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप नाम रहता है, अंग्रेज ये विद्वान रहते हैं। ठीक है, और उन्होंने इस लिपि को क्या करते हैं, पढ़ते हैं सबसे पहले। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 27 नंबर सवाल देखिएगा। 27 नंबर सवाल कहता है कि युवा प्रधानमंत्री योजना का नोडल मंत्रालय कौन है भाई। कहता है कि युवा प्रधानमंत्री योजना का नोडल मंत्रालय कौन है भाई। तो 27 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 27 का आंसर बी हो जाता है। कौन, तो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। कौन सा, शिक्षा मंत्रालय। अगर बात यहाँ पे करेंगे तो देखिएगा शिक्षा मंत्रालय का, युवा प्रधानमंत्री योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है बी आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 मई 2021 को क्या हुआ, इसका स्थापना शिक्षा मंत्रालय का मतलब ये मॉडल तैयार हो गया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए कहता है कि मिशन इनोवेशन की घोषणा, कहता है कि मिशन इनोवेशन की घोषणा किस अभी समय या स्कोप के तहत की गई है, किसके तहत की गई। तो 28 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 28 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको 21 में किया गया। कितना, 21 में किया गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए कहता है, अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व प्रथम सुई मुक्त प्लाज्मिड डीएनए टीका है। ठीक है, कहता है कि कौन सा टीका है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व प्रथम सुई मुक्त प्लाज्मिड यानी कि डीएनए टीका कौन हो जाएगा। तो ये आंसर आपका जैको डी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और सेशन का अंतिम जो सवाल है, अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के, कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद, कहता है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो कौन हो जाएगा, ये देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1982 हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो हम बहुत सारा बात करते हैं आप लोगों से, क्योंकि हमारे रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा है। ठीक है, आज का पता नहीं, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, उमस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस सेशन को हम ऐसे भी करा देते हैं सारा का सारा। तो इस सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हम अब क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें हम लोग, तो देखिएगा जो आधुनिक भारत का इतिहास है, तो आधुनिक भारत के इतिहास का टोटल एक ही वीडियो हम आपको वन लाइनर के तौर पे देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन के साथ चलते रहेंगे। जो बार बार पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, जो बार बार पूछे जाते हैं, और निश्चित तौर पे ये रिवाइज आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर रिवाइज आप कर लेते हैं तो संभावना ये रह रहा है कि भाई मॉडर्न इंडिया से प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, कोशिश रहेगा कि नहीं छूटेगा, बहुत सारा संग्रह है। तो हम आपको इस पे अगला वीडियो में हम आपको इस पे बात करने वाले हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।